फिर अजीब सी हैवानियत भरी आवाज में उसने ध्रुवांश से कहा, मेरा मकसद सिर्फ तुझे खत्म करना है। जब ध्रुवांश के पास खड़ी लैला ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों में भी नाराजगी दिखने लगी। फिर उसने तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाली, जिसमें से निकलती ताकतवर रोशनी सीधे बिरहा की तरफ पड़ी। पर इससे पहले कि वो ताकतवर रोशनी बिरहा के शरीर से टकराती, उसकी चेतना शक्तियां अपने आप बाहर आने लगी, जिसने तलवार के हमले को बुरी तरह नाकाम कर दिया। तब बिरहा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, बहुत कमजोर हो तुम। यह सुनकर लैला की आंखों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और वो अपना दूसरा हमला करने ही वाली थी कि तभी ध्रुवांश ने उसके हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया। ऐसा करते हुए उसने अपनी नजरें बिरहा की तरफ की, जिसने आसपास मौजूद हर किसी के दिल में एक डर पैदा कर दिया था। लेकिन ध्रुवांश ने तो मुस्कुराते हुए उससे कहा, देख भाई, अगर तू मुझे यहां मारने के बारे में सोच रहा है तो मैं बता दूं कि ये पागलपन नहीं, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए दूर हो जाए यहां से, नहीं तो बवाल मच जाएगा। और जैसे ही ध्रुवांश ने अपनी बात खत्म की तो उस जगह पर आए सभी लोगों के मुंह हैरानी में खुले के खुले रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ध्रुवांश बिरहा जैसे खूंखार और जानलेवा योद्धा से इस तरह बात करेगा। वहीं ध्रुवांश को खुद से इस तरह बात करते देख बिरहा के बिना किसी भाव वाले चेहरे पर भी जरा सी हलचल हुई। आखिरकार वो एक कदम आगे आया और ध्रुवांश पर हमला करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी बेहद खतरनाक चेतना शक्तियों ने उसके सामने की जगह धुंधली कर दी। ये चेतना शक्तियां असल में ध्रुवांश के बगल में खड़ी दृष्टि से निकली थी। वहीं इन खतरनाक चेतना शक्तियों को महसूस कर बिरहा के चेहरे पर हल्की हैरानी दिखी। उसने अपने कदम वहीं पर रोक दिए और तब दृष्टि ने उससे साफ अंदाज में कहा, इसने तुमसे यहां से दूर जाने को कहा ना, क्या तुम बहरे हो? दृष्टि को अपनी बेइज्जती करते देख बिरहा की आंखों में थोड़ी नाराजगी दिखी कि तभी उसके सामने की धुंधली जगह से एक हमला उसकी तरफ आने लगा। यह हमला ज्यादा शानदार या बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। जब अलग अलग रोशनियां धुंधली जगह से निकलकर बिरहा की तरफ पड़ने लगी, तब बिरहा कुछ कदम पीछे हुआ। उसे इन रोशनियों से थोड़ा खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए वो अचानक पीछे होते हुए अपनी जगह से गायब होने लगा। वो देख रहा था कि चमकती हुई रोशनियां उसके आसपास एक जाल तैयार कर रही थी, जिसमें फंसना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मगर जैसे ही वो जाल तैयार हुआ तो बिरहा वहां से काफी दूर जा चुका था। ये नजारा देखकर खुद ध्रुवांश की आंखों में हल्की हैरानी दिखी। उसने भी देखा था कि दृष्टि का वो जाल कितनी जल्द तैयार हुआ था, फिर भी बिरहा उससे बचने में कामयाब हो गया। इसका मतलब जरूर बिरहा के पास कोई बेहद शक्तिशाली रफ्तार वाली चेतना कला थी। इस बीच अपना हमला नाकाम होते देख दृष्टि के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखने लगी। अगले पल उसने अपने हाथों को घुमाना शुरू किया, जिससे उस इमारत के अंदर की चेतना शक्तियों में काफी ज्यादा हलचल होने लगी। शक्तियों में आई ऐसी खलबली देखकर सभी के चेहरों का रंग बदलने लगा और इस बीच बिरहा के आसपास की जगह पूरी तरह धुंधलाने लगी। ये किसी आयामी पिंजरे जैसा था जिसने बिरहा को कैद कर लिया था। जब आसपास मौजूद हर किसी ने ऐसा होते हुए देखा तो उन्होंने खौफ और हैरानी भरी आवाज में कहा, अरे ये तो आयामी पिंजरा है, इसका मतलब ये लड़की एक अमोघनाथ है। कोई इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि सामने दिखती जवान लड़की इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती थी। और सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को इस बात की थी कि ये ताकतवर लड़की अगर उत्तरी कायनात अकादमी में थी तो किसी को इस बात की खबर क्यों नहीं हुई। पर आसपास के लोगों की हैरानी को नजरअंदाज कर दृष्टि ने जैसे ही अपनी चुटकी बजाई तो उसके हाथों से एक खतरनाक रोशनी निकलकर सीधे पिंजरे में फंसे बिरहा के माथे की तरफ पड़ने लगी। वो रोशनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं के वहीं बिरहा की जिंदगी खत्म कर देगी। हर कोई दृष्टि के इस हमले से दंग रह गया था। उसकी ऐसी बेरहमी का अंदाजा किसी को नहीं था। इस बीच आयामी पिंजरे में कैद बिरहा के माथे पर आखिरकार शिकन दिखने लगी। वो भी उस खतरनाक रोशनी की ताकत को महसूस कर पा रहा था जो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। मगर माथे पर शिकन के बावजूद उसकी आंखों में किसी तरह का डर या घबराहट नहीं दिखाई दी। लेकिन जैसे ही दृष्टि की वो रोशनी पिंजरे के अंदर जाकर बिरहा से टकराती, अचानक से एक गूंजती हुई आवाज उस जगह पर सुनाई पड़ी, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कि हमारे दागबार दरिंदा महल के योद्धा के खिलाफ ऐसा कुछ करो। और अगले ही पल बिरहा के आसपास की धुंधली जगह कांच की तरह तबाह हो गई और उसमें से एक प्राचीन हाथ बाहर आया। उस प्राचीन हाथ ने एक ही झटके में दृष्टि की उस खतरनाक रोशनी को दीवारों की तरफ भेज दिया। वो रोशनी जब भवन की दीवारों से टकराई तो पूरी इमारत एक पल के लिए कांप उठी। धीरे धीरे बिरहा के पास एक परछाई दिखी जो काले कपड़े पहना एक आदमी था। उस आदमी को देखकर ध्रुवांश ने हल्की परेशानी के साथ कहा, अमोघनाथ काल योद्धा। इस वक्त अमोघनाथ काल योद्धा के चेहरे पर अजीब सी बेरहमी और खूंखार इरादा दिख रहा था, जिसके साथ वो दृष्टि की तरफ घूरता गया। उन दोनों को आमने सामने देखकर बहुत से लोग पीछे होने लगे। तभी अमोघनाथ काल योद्धा ने अपना हाथ ऊपर उठाया, जिससे अचानक ध्रुवांश के आसपास की जगह धुंधली पड़ने लगी और उस धुंधली जगह में से एक खतरनाक शक्ति सीधे ध्रुवांश की तरफ पड़ी।
ये देखकर दृष्टि ने भी अपना हाथ लहराकर ध्रुवांश को हमले से जैसे तैसे बचाया। वहीं अपना हमला नाकाम होते देख अमोघनाथ काल योद्धा की नजर दृष्टि से थोड़ी दूरी पर तैयार होते एक चेतना जाल पर पड़ी, जो उसने कुछ ही पलों पहले बिरहा के लिए तैयार किया था। उस जाल को देखते हुए अमोघनाथ काल योद्धा ने कहा, अच्छा तो तुम ही हो अकादमी की वो बुजुर्ग जिसकी खासियत चेतना जाल तैयार करने में है। उसकी बात के तुरंत बाद चारों तरफ शोर मचने लगा। हर कोई ये जानकर हैरान रह गया था कि दृष्टि जैसी जवान लड़की असल में उत्तरी कायनात अकादमी की एक बुजुर्ग थी। इतने में काल योद्धा ने गुस्से के साथ अपनी बात आगे कही, अगर तुम अकादमी की बुजुर्ग हो तो तुमने नई पीढ़ी के योद्धा पर हमला करते हुए नियमों को तोड़ा है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती होंगी। इस पर ध्रुवांश ने आगे आकर मुस्कुरा कर कहा, अरे कालू चचा सुनो ना, हम लोग पहले ही इस बिरहा को चेतावनी दे चुके थे, फिर भी इसे हमसे चिपकने की जल्दी थी, तो अब इसका अंजाम भी तो इसको भुगतना ही पड़ेगा ना। बड़ा आया हमला करने वाला। आज ध्रुवांश पहले ही बिरहा को दूर होने को कह चुका था, और भले ही उसका लहजा थोड़ा अलग था, लेकिन उसकी बात तो सही थी। इसके बावजूद बिरहा ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो कायदे से नियम बिरहा ने तोड़े थे, जिसके जवाब में अकादमी के तीनों योद्धा कुछ भी कर सकते थे। इस पर अमोघनाथ काल योद्धा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। क्या तामिक ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया? जाहिर सी बात थी कि अमोघनाथ काल योद्धा पहले से ही ध्रुवांश से नफरत करता आ रहा था, इसलिए उसकी बातें गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रही थी। जिस वक्त काल योद्धा ने ध्रुवांश को डांटा, उतने में लीडर तामिक और बाकी बुजुर्ग भी बाहर आ गए और ध्रुवांश और बाकी दोनों लड़कियों के पास आकर कहने लगे, तो ये तुम हो काल योद्धा। वही मैं सोचूं कि कौन जाहिल है जो इस तरह चीख चीख कर बातें कर रहा है। कोई बात नहीं, तुमसे तो ऐसी ही उम्मीद है। मगर ये बच्चे हमें लाते हुए कहा, अभी सत्यशोधक पहाड़ी खुली नहीं है और तुम्हारा मुंह तो अभी से बहुत ज्यादा खुल रहा है। लेकिन ध्यान रहे काल योद्धा, सबके सामने इतना गुरूर दिखाना बाद में तुम्हें ही काटेगा। ये सुनते ही अमोघनाथ काल योद्धा ने अपनी नजर ध्रुवांश की तरफ की और वापस गुस्से भरी आवाज में कहा, तुझे क्या लगता है लड़के कि मायलान को हराने से तू कोई बहुत बड़ी तोप हो गया है? इतने सालों में पहली बार अकादमी का कोई योद्धा हमसे इस तरह की बदतमीजी कर रहा है। कोई बात नहीं, अब जो कि तू सत्यशोधक पहाड़ी पर आई गया है तो हमारा दागवार दरिंदा महल तुझे दिखा कर रहेगा कि तू हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अपनी बात कहकर अमोघनाथ काल योद्धा पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। उसके ऐसा करते ही बिरहा भी एक नजर ध्रुवांश की तरफ देखकर वहां से चला गया। इस बीच ध्रुवांश उन्हें जाते हुए देखता रहा, जिसके बाद उसने मनी मन कहा, इस बिरहा की काबिलियत वाकई बहुत खतरनाक है। इसे संभालने के लिए दृष्टि दीदी जैसी योद्धा की जरूरत पड़ गई। सत्यशोधक पहाड़ी तो काफी रोमांचक होने वाली है। अगले 3 दिनों तक सत्यशोधक शहर का शोर और हलचल और भी ज्यादा बढ़ती गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर दिशा से बहुत से लोग वहां आते रहे। ये कहना भी गलत नहीं होता कि इस वक्त पूरे उत्तरी कायनात इलाके की सबसे अहम जगह सत्यशोधक शहर ही बन चुकी थी। इस बीच ध्रुवांश एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर खड़ा शहर में मौजूद अनगिनत लोगों की तरफ देख रहा था। अब जाकर उसे समझ आया था कि सत्यशोधक पहाड़ी लोगों को किस तरह अपने पास खींचती थी। तब ध्रुवांश ने मुस्कुराकर आंख भरते हुए कहा, इस शहर में बाहर से आती भीड़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तब उसके पीछे खड़ी लैला ने हामी भरते हुए कहा, हाँ ध्रुवांश, और ये भीड़ आज सबसे ज्यादा बढ़ेगी। आखिर कल ही वो दिन है जब सत्यशोधक पहाड़ी खुलने वाली है। दोनों की नजरें उस दिशा में हुई जहां एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी दिखाई दे रही थी। उस पहाड़ी के चारों तरफ खतरनाक चेतना शक्तियां मौजूद थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती। मगर एक बात वो दोनों भी समझ रहे थे कि 3 दिन पहले के मुकाबले ये चेतना शक्तियां थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। तभी लैला ने चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ आगे कहा, मैं पिछले 2 दिनों से जिम्मिया से सत्यशोधक पहाड़ी के बारे में सब कुछ जानती आ रही हूं, और मुझे पता चला है कि इस बार ऐसे 6 लोग हैं जिनसे तुम्हें संभल कर रहना होगा। ये 6 योद्धा ही हैं, उत्तरी कायनात इलाके की नई पीढ़ी के सबसे काबिल और ताकतवर योद्धा। ये सभी इतने ज्यादा ताकतवर है कि इनके सामने मायलान भी कुछ नहीं है। सबसे पहला है दागबार दरिंदा महल का बिरहा, जिससे तुम मिल ही चुके हो। देखा जाए तो इस बार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा। दागबार दरिंदा महल का बेशकीमती खजाना तुम्हारे पास है, इसलिए वो उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बुरी बात यह है कि सत्यशोधक पहाड़ी पर सब जायज होता है। इसका मतलब वो जानलेवा तरीके अपनाने में भी नहीं झिझकने वाले। इतना कहकर लैला ने एक गहरी सांस ली और ध्रुवांश को आगे बताया, सिम्या की बातों से मुझे पता चला कि बिरहा की शक्तियां त्रिकोण खतरों में से विकट खतरा पार कर चुकी हैं। इसका मतलब वो फिलहाल एक विकट वीर है। जैसे ध्रुवांश को इस बारे में पता चला कि बिरहा एक विकट वीर था तो उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी।
इतने में लैला ने उसकी हैरानी नजरअंदाज करके उससे कहा, इसके अलावा काबिल योद्धाओं में आते हैं गुलिगा बाजार का लिरोम, शाहकार बाजार का डूंगर और कोहराम पर्वत का शान। रही बात पश्चिम दरबार के जांगमा की, तो उससे हम पहले ही मिल चुके थे जब हम पश्चिमी बंजारा शहर गए थे। वो लड़का पूरे मुकाबले के दौरान हम पर और मायलान पर नजर रखे हुए था। आखिर में आता है जादूगर कढ़ाई दल का शिहाब। मेरे ख्याल से ये सारे योद्धा ही विकटवीर हैं और इनके इतने ज्यादा ताकतवर होने के पीछे है उनके शक्तिशाली दल, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बल्कि इन सभी योद्धाओं को अपने दलों का अगला लीडर सत्यशोधक पहाड़ी में हिस्सा लेने नहीं दे रहे हैं। लैला के चेहरे की नाराजगी देखकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो जाने मन, तुम्हारा ये हीरो इतना कमजोर भी नहीं है। हक आदमी से एक ही जगह थी और वो मैंने ले ली। कोई बात नहीं, माना कि मेरे खिलाफ खड़े लोग ताकतवर हैं, पर ये ध्रुवांश राजवंशी भी किसी से कम है क्या? मैं देखता हूं कि इस सत्यशोधक पहाड़ी में आखिर कौन से खजाने हैं। अगर मुझे तुम्हारे लायक कोई भी खजाना मिला तो मैं उसे जरूर हासिल करके रहूंगा। उसकी इस बात पर लैला ने मजबूरी में आ भरते हुए कहा, मैंने जिम्या से सुना है कि उस पहाड़ी पर महापवित्र स्नान के सिवा आमतौर पर कोई और खास खजाना नहीं मिलता। ऐसे में अगर तुम वहां का पानी मेरे लिए बाहर लाना भी चाहोगे तो भी बाहर तुम पर इतने लोग हमला कर देंगे कि पूछो मत। और मैं अपने इस हीरो को अपने चक्कर में भीड़ से पिटते तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती। ये कहते वक्त लैला भी मुस्कुराने लगी और वो दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में ही खो गए। तभी अचानक लैला को कुछ याद आया। अरे मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। इस पर ध्रुवांश ने हल्की हैरानी के साथ पूछा, कौन सी बात है वो? तो कौन सी जरूरी बात बताने वाली है लैला ध्रुवांश को? और क्या होगा जब ध्रुवांश पहुंचेगा